ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समंदर के बीच में पत्थर पर फंस चुकी है। वो समंदर में नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है कि समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी एडम्स है और नैन्सी एडम्स अमेरिका से मैक्सिको आई है। दरअसल वो यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी मॉम उस वक्त आई थी जब वो अपनी मॉम के पेट में थी, यानी कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। अब नैन्सी की मॉम की कैंसर से डेथ हो चुकी है और इसीलिए नैन्सी भी उसी बीच पर जाना चाहती है, लेकिन नैन्सी को उस बीच का नाम नहीं पता। लेकिन जिस आदमी की वो गाड़ी में बैठी होती है वो उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाती है जो कि उसी बीच पर होती है। ये आदमी यहाँ का लोकल है, इसीलिए उस बीच को जानता है और वो जंगल से होता हुआ नैन्सी को उस बीच तक ले जाता है। यहाँ नैन्सी के साथ उसकी फ्रेंड को भी आना था, लेकिन रात को ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से वो सुबह उठ नहीं पाती और यहाँ पर नैन्सी को अकेले ही आना पड़ता है। अब नैन्सी उस बीच पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो आना चाहती थी, जहाँ पर कभी उसकी मॉम आई थी, और ये बीच बहुत खूबसूरत होता है। अब वो आदमी जो नैन्सी को यहाँ तक लेकर आया वो उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। नैन्सी कहती है कि मैं ऊबर से चली जाऊंगी। वो आदमी कहता है कि ऊबर क्या होता है। दरअसल यहाँ पर लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता और इस आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी होती है। नैन्सी उसे शुक्रिया कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। ये बीच पूरी तरह से सुनसान होता है। इस पूरे बीच पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो पानी में सर्फिंग कर रहे होते हैं और नैन्सी भी यहाँ पे सर्फिंग करने के लिए आई है और वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर समंदर में चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए इन्हें ऊंची लहरों का इंतजार करना होता है और जब वो ऊंची लहरों का इंतजार कर रही होती है तो समंदर में जो दो लड़के पहले से होते हैं वो नैन्सी से बात करना शुरू कर देते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो अमेरिका से। वो कहते हैं यहाँ पर अमेरिकन बहुत कम आते हैं। नैन्सी उनसे पूछती है मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो पता होनी चाहिए। वो नैन्सी को बताते हैं कि समंदर के बीच में दो चट्टानें हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह से पानी से डूब जाती है जब पानी का लेवल अपने आप ही बढ़ता है, और वहाँ पर बहुत सारी जेली फिशेस भी हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो डंक मारती हैं। और अब समंदर में ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो जाती है और ये तीनों के तीनों समंदर की लहरों के साथ सर्फिंग करना शुरू करते हैं। ये तीनों बहुत इंजॉय करते हैं और खास तौर पर नैन्सी, क्योंकि वो अमेरिका से यहाँ तक इस बीच को देखने और यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई है। वो बहुत देर तक सर्फिंग करती है और इसके बाद वो बीच पर आ जाती है और वो अपनी सिस्टर को अमेरिका कॉल करती है। और जब वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है तभी उसके फादर उसकी सिस्टर से फोन ले लेते हैं और वो नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। वो नैन्सी को कहते हैं कि घर वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को कंटिन्यू करो, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करना चाहती। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसकी मॉम की मौत कैंसर से हुई और इसके बाद नैन्सी बहुत बुरी तरह से टूट गई है। उसके पिता नैन्सी को समझाना चाहते हैं। वो नैन्सी को कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को अगर अपनी पढ़ाई छोड़ने की वजह बना रही हो तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी। नैन्सी कहती है फिर भी वो हम सबको छोड़कर चली गई। वो अपने पिता से कहती है मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। उसके पिता कहते हैं कब? नैन्सी कहती है कि मुझे नहीं पता। दरअसल नैन्सी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो फोन को डिस्कनेक्ट करके वापस एक बार फिर से सर्फिंग करने के लिए निकल पड़ती है। और कुछ देर तक सर्फिंग करने के बाद यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं वो उसे कहते हैं कि रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन नैन्सी कहती है मैं अभी कुछ देर और सर्फ करूंगी। वो दोनों समंदर से बाहर निकल जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को ऐसा लगता है कि पानी में कुछ है और तभी पानी से डॉल्फिन्स निकलती है और नैन्सी उनके पीछे पीछे समंदर के और भी अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो कि मरी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी भी बैठे होते हैं। अब यहाँ पर लहर एक बार फिर से आ जाती है और नैन्सी उस पे सर्फिंग करना शुरू कर देती है और जब वो सर्फिंग कर रही होती है तभी उससे कोई चीज टकराती है और वो बहुत बुरी तरह से पानी के अंदर जाकर गिरती है। उससे उसका बोर्ड भी अलग हो जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है और वो अपने बोर्ड को पकड़ लेती है और जब वो बोर्ड के ऊपर चढ़ रही होती है तभी पानी के अंदर से कोई जीव उसे पानी में खींच लेता है और पानी में चारों तरफ खून ही खून दिखता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर आकर उस व्हेल मछली की तरफ तैरना शुरू करती है जो उससे सबसे करीब है क्योंकि बीच यहाँ से बहुत दूर है। और जब नैन्सी व्हेल मछली की तरफ तैर रही होती है तो जीव उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जीव नैन्सी तक पहुँचता नैन्सी व्हेल मछली तक पहुँचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी का पैर उस जीव ने बहुत बुरी तरह से काट दिया होता है। उसकी थाई से ब्लड निकल रहा होता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से अपने पैर को बांधती है
वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसीलिए उसे पता है कि पैर को बांधने से खून का बहाव बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो दो लड़के नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे होते हैं, अब वो वापस जा रहे होते हैं और नैन्सी वेल मछली के ऊपर चढ़कर उन दोनों को हाथ हिलाती है, आवाज लगाती है, लेकिन वो नैन्सी की तरफ देखते नहीं है क्योंकि वो नैन्सी से इतना दूर होते हैं कि वो नैन्सी की आवाज सुन ही नहीं सकते और वो दोनों अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। और अब नैन्सी इस सुनसान इलाके में समंदर के बीच में एक मरी हुई वेल मछली के ऊपर फंस चुकी है। वो पानी में नहीं जा सकती, नहीं तो वो जीव पानी में नैन्सी को मार देगा और ना ही यहाँ पर कोई और है जो नैन्सी की मदद कर सकता है। और कुछ ही घंटों में अब रात भी होने वाली है। नैन्सी पानी में चारों तरफ देखती है और वो देखती है कि उसकी एक तरफ चट्टानें हैं जो पानी से थोड़ा सा ऊपर निकली हुई हैं और दूसरी तरफ एक बॉय है जिसे पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को पानी का लेवल पता चल सके, जिसे नीचे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। और तभी नैन्सी देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही है और ये वही शार्क है जिसने उसके पैर को जख्मी किया है और वो उस वेल मछली पर टक्कर मारती है जिसके ऊपर नैन्सी खड़ी है क्योंकि वो नैन्सी को मारना चाहती है। नैन्सी उस तरफ तैरना शुरू करती है जिस तरफ पत्थर है और वो व्हाइट शार्क नैन्सी का पीछा करती है, लेकिन इससे पहले कि वो व्हाइट शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर एक पक्षी भी होता है जो इसी टक्कर में घायल हो गया होता है, जो वेल मछली के ऊपर था और इसका एक पंख इंजर्ड है, इसीलिए अब ये उड़ नहीं सकता और नैन्सी के साथ ये पक्षी भी यहाँ पर फंस चुका है। शार्क के काटने से नैन्सी के पैर का मांस बुरी तरह से फट चुका होता है, इसीलिए वो अपने कान की ईयररिंग्स निकालती है और उन ईयररिंग्स को वो अपने पैर के उस हिस्से पर लगाती है जहाँ पर उसका मांस फटा हुआ है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। वो एक तरह की स्टिचेस लगाती है जिसमें वो अपनी ईयररिंग्स का इस्तेमाल करती है और उसके पास जो जैकेट होती है वो उस जैकेट को अपने पैर पर बांध लेती है। धीरे धीरे अब पूरी तरह से रात हो चुकी होती है और तभी वो देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में है और नैन्सी उस बोर्ड को वापस लाना चाहती है। वो चारों तरफ देखती है, वहाँ पर व्हाइट शार्क कहीं भी नहीं होती और वो पानी में उतरकर धीरे धीरे उस बोर्ड की तरफ जाना शुरू करती है और तभी वो सामने देखती है कि व्हाइट शार्क उसी की तरफ आ रही होती है। वो जल्दी जल्दी वापस आती है और एक बार फिर से पत्थर पर चढ़ जाती है जिससे नैन्सी को पैर में बहुत दर्द होता है। अब सुबह हो जाती है और तभी नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी लेटा हुआ है। नैन्सी उसे जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू करती है। ये आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता, इसीलिए नैन्सी की आवाज वो सुन लेता है और नैन्सी उसे इशारे से कहती है कि वहाँ पर मेरा बैग है जिसमें फोन है, तुम किसी को फोन करो। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है और वो उसका फोन और पैसे अपनी जेब में रखकर बैग टांग कर वहाँ से जाने लगता है, यानी कि वो उसका सामान चुरा रहा है। और तभी वो पानी में देखता है कि नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी है और वो सोचता है कि मैं इसे भी चोरी करके यहाँ से ले जाऊंगा। वो पानी में जाता है, उसके सर्फिंग बोर्ड तक पहुँच जाता है और जब वो उसे वापस लेकर आ रहा होता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उस आदमी को मार देती है। अब यहाँ पर नैन्सी के पास मात्र 6 घंटे हैं क्योंकि 6 घंटों के बाद हाई टाइड हो जाएगा जिससे समंदर का लेवल बढ़ जाएगा और जिस पत्थर के ऊपर नैन्सी ने आसरा लिया है वो पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और तब उसके पास शार्क से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर वही 2 लड़के आ जाते हैं जिनके साथ एक दिन पहले उसने सर्फिंग की है और वो पानी में उसी की तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कहती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है। वो बोलते चिंता मत करो, यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। और तभी उन दोनों में से एक लड़के के ऊपर शार्क हमला करती है, उसे पानी के नीचे ले जाती है। ये देखकर दूसरा लड़का नैन्सी की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर पत्थर तक पहुंचना होगा। वो नैन्सी तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसके हाथ पकड़ लेती है, उसे ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी शार्क उसे पानी के नीचे खींच लेती है और इस तरह से नैन्सी की एक उम्मीद जो उसे अभी कुछ देर पहले दिखी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और नैन्सी के पास अब मात्र आधा घंटा बचा है और आधे घंटे के अंदर अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो हाई टाइड हो जाएगा और ये पूरा पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। और नैन्सी अब शार्क को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। नैन्सी देखती है कि अगर वो पानी में उतरती है तो उसके पास मात्र 30 सेकंड्स होंगे और 30 सेकंड्स के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट दिखता है जिस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा है। दरअसल जो भी सर्फिंग करते हैं इनके पास एक हेलमेट होता है, हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिसे नैन्सी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, जो पास ही के एक पत्थर के पास होता है जो लगभग डूबने ही वाला होता है। और नैन्सी के पास 30 सेकंड्स हैं उस पत्थर तक पहुंचने के लिए। नैन्सी तैरती हुई उस पत्थर तक पहुंच जाती है लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं लगता और
शार्क भी उसकी तरफ आ रही होती है। और तब ये दिखाया जाता है कि शार्क पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है, क्योंकि पत्थर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है और इस वजह से नैन्सी पत्थर से नीचे गिर जाती है। और अब शार्क भी उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन नीचे नुकीले पत्थर हैं, नुकीली झाड़ियां हैं जिसमें शार्क फंस जाती है। और तब तक नैन्सी वापस उसी पत्थर पर आ जाती है जहां पर वो पहले थी। अब वो कैमरे में मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें बताती है कि यहाँ पर एक व्हेल मछली मरी हुई है और पानी में एक शार्क है। शायद मैं इस शार्क के खाने के बीच में आ गई, इसीलिए मुझ पर हमला कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा हुआ है। और इसके बाद वो अपने पिता के लिए और अपनी बहन के लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों को इतना मिस करूंगी। आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। यहाँ पर मेरा एक साथी मेरे साथ है। और वो उन्हें उस पक्षी को दिखाती है जो पत्थर पर उसके साथ फंस चुका है। इसके बाद वो अपने डैड को कहती है कि डैड, मैं उस बॉय तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, जैसा मॉम ने सिखाया था। और अब वो उस कैमरे को हेलमेट के साथ पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए और ये मैसेज उसके परिवार तक पहुंच जाए। और यहाँ पर जो पक्षी होता है, नैन्सी ने उसके पंख को ठीक कर दिया होता है। दरअसल वो डिसलोकेट हो गया था, लेकिन अभी भी वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो सर्फिंग बोर्ड के एक टुकड़े पर उसे रख कर पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट्स हैं। कुछ ही मिनट्स के बाद ये पत्थर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और अगर नैन्सी को बचना है तो उसे सामने बॉय तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है और 30 सेकंड्स के अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसके पास दूसरा और कोई भी चारा नहीं है और अब वो पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसके पैर लगभग पानी में समंदर में डूब चुके हैं। और तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी जेली फिशेस ऊपर की तरफ आती है और जेली फिश के पास जो भी तैरता है वो उसे डंक मारती है। और नैन्सी ने पानी में देखा था जब शार्क उसे मारने के लिए आ रही थी तो पानी के अंदर जो झाड़ियाँ होती जो बहुत ही नुकीली थी वो उसे चुभी थी, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई थी। और नैन्सी समझ जाती कि अगर मैं जेली फिशेस के आसपास तैरूं तो वो शार्क वहां पर नहीं आएगी। और अब नैन्सी पानी में कूद जाती है और शार्क भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और ठीक 30 सेकंड्स के बाद शार्क उस तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक नैन्सी अपने आप को पानी के नीचे जेली फिशेस के बीच में फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक ना पहुंच पाए। और ऐसा होता भी है, जब शार्क लगभग उस तक पहुंच ही गई होती है तो जेली फिश के डंक से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी नीचे धीरे धीरे तैरते हुए उस बॉय के जंजीर तक पहुंच जाती है जो नीचे बहुत ही शार्प रॉड से बंधा हुआ होता है। और अब नैन्सी ऊपर की तरफ तैरना शुरू करती है। शार्क उसके एक बार फिर से पीछे आती है और नैन्सी बॉय की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। और जब वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो एक रॉड टूट जाती है जिससे नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर गिरती है और वो उस रॉड से उसे घायल कर देती है और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से शार्क पूरी तरह से बौखला जाती है और वो उस बॉय पर हमला कर देती है, लेकिन नैन्सी अब ऊपर है और नैन्सी की किस्मत एक बार और उसका साथ देती है। उसे दूर एक कार्गो शिप दिखता है। नैन्सी बॉय पर ही एक फ्लेयर गन होती है। उस फ्लेयर गन से उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करती है। वो फ्लेयर गन आसमान में चलाती है, लेकिन तब तक कार्गो शिप मुड़ चुका होता है और वो उसकी फ्लेयर गन को नहीं देख पाते। और यहाँ शार्क उस बॉय को गिराने की कोशिश कर रही होती है जिसके ऊपर नैन्सी है। तभी नैन्सी देखती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा ऑयल है। दरअसल मरी हुई व्हेल के अंदर से ऑयल निकलता है और जब शार्क ऑयल के ऊपर से होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही होती है तो नैन्सी फ्लेयर गन ऑयल के ऊपर चलाती है जिससे शार्क की बॉडी में आग लग जाती है। हालांकि पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से भड़क चुकी है और वो उस बॉय पर हमला कर देती है। उसे अपने दांतों से पकड़कर नीचे पानी में गिरा देती है और नैन्सी भी अब पानी में है। लेकिन नैन्सी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बॉय के चारों तरफ जो लोहे के ब्लॉक्स होते हैं वो उसके बीच में चली जाती है। लेकिन अब शार्क का गुस्सा पूरी तरह से भड़क चुका है। वो उस बॉय को नीचे खींचना शुरू कर देती है, अपने दांतों से काटना शुरू कर देती है। तभी नीचे नैन्सी देखती है कि बॉय की जो जंजीर होती है वो नीचे लोहे की रॉड से बंधी होती है। और अब नैन्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पानी में कूद जाती है और जंजीर के उस हिस्से को खींचना शुरू कर देती है जो बॉय के ऊपर बंधी होती है। दरअसल इसके स्क्रू ढीले हो चुके होते हैं। वहीं शार्क का दांत भी बॉय के साथ फंस चुका होता है और नैन्सी बड़ी मुश्किल से जंजीर को खींच लेती है, यानी कि बॉय से अलग कर देती है। जंजीर भारी होती है, इसीलिए वो उसे पानी के नीचे खींचना शुरू कर देती है। और अब शार्क भी वहां से छूट चुकी होती है और वो नैन्सी का पीछा करना शुरू करती है। नैन्सी बड़ी तेजी से नीचे जा रही होती है और शार्क उसके पीछे होती है। और इससे पहले कि जो नीचे लोहे की बड़ी बड़ी रॉड्स होती है, नैन्सी का शरीर उनसे टकराता वो लोहे की जंजीर को छोड़ देती है और वहां से अलग हो जाती है। लेकिन शार्क इतनी जल्दी घूम नहीं पाती और वो लोहे की उन बड़ी बड़ी शार्प रॉड्स के
साथ टकरा जाती है जो उसके मुंह के शरीर के आर पार हो जाती है और इस तरह से इस खूंखार शार्क का अंत हो जाता है। अगले पल दिखाया जाता है कि नैन्सी बीच तक पहुंच गई है और यहाँ पर एक आदमी भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वो किनारे तक पहुंच गया था, वो एक बच्चे को मिला था और वो अपने डैड को यहाँ पर बुलाकर ले आया। और इस तरह से नैन्सी की हिम्मत की वजह से, उसकी ना हारने के जज्बे की वजह से वो इस मुश्किल घड़ी से निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। इस फिल्म का बजट था 17 से 25 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 119 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।